नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराश और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में लगातार पानी की समस्या बनती जा रही है। ऐसे में फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में भी पिछले लंबे समय से पानी नहीं आने की वजह से खुद वार्ड नंबर 16 के पार्षद राकेश भड़ाना लोगों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और इस दौरान कई अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद भी समाधान नहीं निकलने के चलते खुद पार्षद और उनके साथ स्थानीय लोग नगर निगम में ही धरने पर बैठ गए। पार्षद का कहना है कि बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद भी पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों को जनता की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन तो पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। एक आम आदमी की सिर्फ सैलरी होती है, उसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे या पानी के टैंकर लेंगे? तो हफ्ते में 2 बार टैंकर आता ही आता है, और हफ्ते में अगर यही 2 बार ये पानी दे दे तो हम लोगों का कुछ तो होगा। लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो सड़कें, झुग्गी झोंपड़ी वालों से भी बहुत बुरे हालात हैं। जिस समय हमने इधर लिया था बहुत अच्छा एरिया मानते थे, और आज की डेट में बहुत गंद मच चुका है। आपके साथ यहाँ पर लगता है वो आपके साथ तो खड़े रहते हैं, लेकिन समाधान नहीं होता, सब पॉलिटिक्स बाजी। अब यहाँ पर कितनी देर तक जो है 24 घंटे भी जिंदा रहना भारी पड़ जाता है हमारे लिए। तो पानी मस्ट है, और फरीदाबाद में तो हर गली, हर मोहल्ले, हर ब्लॉक, हर कॉलोनी में पानी की जंग है। अब हम लोग को पिछले 2 महीने में छठा चक्कर है हमारा जो MCF दफ्तर का। सिर्फ एक ही चीज़ हमें मिल रही है, और वो है सिर्फ आश्वासन। हम गरिमा मित्तल जी से मिल रही है, हम चीफ इंजीनियर से मिल रही है, आज हम एडिशनल कमिश्नर से मिले हैं। एडिशनल कमिश्नर मैडम कहती हैं कि मैं सैनिक कॉलोनी जाऊंगी और जायजे पे जाके देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। आज तक इन्हें यही नहीं मालूम कि प्रॉब्लम क्या है। अभी ये प्रॉब्लम का जायजा ही ले रहे हैं, तो पानी कब हमें दे पाएंगे और कब नहीं दे पाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो लगता है कि इतनी पॉश एरिया में भी जो है पानी जैसी हर चीज़ें परेशान हो रहे हैं लोग, तो फिर क्या हाल होगा दूसरे एरिया में? देखिए, मैं 2004 में दिल्ली से आया था सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद, और मैं ये सोच के आया था कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी पॉश कॉलोनी है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि उस समय मेरे बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे कि मैं ऐसी कॉलोनी में आया। मतलब अगर फरीदाबाद दिल्ली से अपने आप को कंपेयर करना चाहे या दिल्ली के से बराबरी भी करना चाहे तो कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो यहाँ का प्रशासन और ना यहाँ की राजनीति इस फरीदाबाद को आगे बढ़ने दे रहे हैं, और शायद लगता है बढ़ने भी नहीं देंगे। अगली खबर की ओर। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन नेकी कर और गोली खा, ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ में देखने को मिला। असल में 2 दिन पहले 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसका बीच बचाव एक युवक ने करा दिया। लेकिन उसी बात की रंजिश रखते हुए 3 सगे भाइयों ने युवक पर धावा बोल दिया और उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा दी। गनीमत ये रही कि वहां पर लोग एकत्रित हो गए और आरोपी ने हड़बड़ाहट में अपने ही पैर पर गोली मार दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और घायल आरोपी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल का है, जहां गोली लगने के बाद घायल आरोपी को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो शाहरुख और उसके 2 भाइयों का 2 दिन पहले किसी के साथ झगड़ा हो गया था। उसी समय प्रदीप नाम के युवक ने उनका बीच बचाव करवा दिया और उस समय तो मामला शांत हो गया। लेकिन 3 भाई मिलकर प्रदीप के पास पहुंच गए और उसकी कनपटी पर गन लगा दी। लेकिन उसी समय उसके दोस्त ने हाथ से उस गन को हटा दिया और गोली उसके पैर में जा लगी। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि यदि वो हाथ से गन को नहीं हटाता तो गोली प्रदीप के सिर में लगती। आरोपी प्रदीप को मारने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही गन उनके हाथ से हटाई तो उसके पैर पर गोली जा लगी। प्रदीप के राजे के साथ मोबाइल दुकान में बैठा था जी, और ये नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। एक आया था, पिस्टल कनपटी पे लगा दी थी, वो चलाने वाला था, सीना जब भी मैंने ऐसे हाथ कर दिया तो उसी गोली उसी की टांग में, दुकान बंद नहीं हुई थी। अच्छा, उसी के पैर में लग गई, वो इतनी पुलिस पहुंच गई ये बात। अच्छा, तो किस नियत से आए थे, क्या कुछ लग रहा है? तो मारने के लिए आया था, कनपटी पे लगा दी थी। ये परसों झगड़ा हुआ था, फिर इसको मारे के साले में। कहाँ के लोग थे ये भगत से बोले ये लोग हैं। क्या कोई पहले कोई झगड़ा हुआ था जिसके चलता था? इनको ईद वाला दिन कोई झगड़ा हुआ था, ये मुस्लिम है। ईद वाले दिन कुछ झगड़ा किया तो बीच किया था इनका, तो पता नहीं कैसे तो बीच बचाव की रेंजेस बांध रखी थी। बीच में और कोई झगड़ा नहीं था। तो क्या समय रहते ही बड़े हादसे को रोका गया? के लोग हैं, 3 भाई हैं, एक का नाम शाहरुख, वसीम और शकील। इनका कुछ दिन पहले यहीं पे किसी के साथ जो मिठाई वाला उसके साथ थोड़ी कहासुनी हो गई थी।
उसमें बीच बचाव करने वाला था, इनका कंप्रोमाइज़ भी हो गया, वैसे पहले ही हो गया था उसी दिन। तो बीच बचाव करने वाला जो अपना प्रदीप कुमार है, ये अपने मोबाइल की दुकान है उसकी, राजेश की, उसकी दुकान में बैठा था अभी। तो ये तीनों ये भाई आए और इन्होंने आते ही शाहरुख ने उसके दूसरे भाई से पूछा कि भाई वो जिस दिन आपको कौन था बीच बताओ मारने वाला थप्पड़, तो उन्होंने बताया कि ये था। तो उसने शाहरुख ने उसे कनपट्टी पे पिस्टल लगा दी। तो पिस्टल लगा दी तो उन्होंने क्या काम किया, अपना बीच बचाव करते हुए और वो वहाँ से भाग गए। वहाँ भीड़ काफ़ी होगी, वो शटर डाउन कर दिया दुकान। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। और फैजाबाद में सावन के पहले सोमवार पर सुबह 5 बजे से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। भक्तजनों ने शिवलिंग पर दूध, गंगा जल के अलावा बेलपत्र, फल फ्रूट और भांग धतूरा चढ़ाया। कोविड-19 की वजह से नियमों का पालन करते हुए भक्तजन मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, फिर हवन यज्ञ किया गया। भक्तों ने कहा कि सरकार ने शिवजी की कांवड़ यात्रा पर रोक लगाकर सही फैसला नहीं लिया। भक्तों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नियमों के साथ उचित संख्या में भक्तों को कांवड़ लेने जाने की अनुमति देनी चाहिए थी। धर्मशास्त्र के अनुसार सावन के महीने में शिव आराधना और शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है और खासकर सावन के महीने में आने वाले सोमवार विशेष महत्व रखते हैं। कहते हैं सावन मास का इतना महत्व है कि आदत में जो मदिरा और मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी इसे त्याग देते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने का भी प्रावधान है और शास्त्रों में बताया गया है कि शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में जो भक्त सोमवार के व्रत रखता है और शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और महाकाल की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। नाम है जी नितेश जी, सावन के पहले सोमवार पहुँचे हैं मंदिर, हाँ जी, हाँ जी, कैसा उत्सव? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, जितनी सावधानी बरती जा रही है उतनी ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। हाँ, जिस पे हाँ हर तरीके से बढ़िया माहौल है। ज़्यादा रश ना करके धीरे धीरे पब्लिक आ रही है। इस बार कांवड़ यात्रा रोक दी गई है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है निर्णय कांवड़ यात्रा। कोविड की जो सेकेंड लेयर है ख़त्म नहीं हुई है, तो हमें अभी इस पर लापरवाही नहीं बरतनी और हमें महादेव का पर्व भी मनाना है। तो इसीलिए हम मास्क लगा के और सावन के पहले सोमवार को शिवजी पर जल चढ़ाने आए हैं। धन्यवाद। सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते हुए इस बार यात्रा रोक दी है, कांवड़ यात्रा, क्या कहेंगे, कैसा निर्णय है? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है मतलब गलत भी नहीं है, कुछ लिमिट में यात्रियों को जाना चाहिए था क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा विषय है। सरकार को नियम बनाने चाहिए थे, लोग नियम पालन करके जाते, लेकिन कांवड़ रोकना सही नहीं है। थोड़े नियम को फॉलो करते हुए अगर हम जाते तो ये सारे श्रद्धालुओं की जो भावना है वो भी रहती। क्या नाम है पंडित जी, और आज पहला सोमवार है सावन का, किस तरह का उत्साह है? आचार्य प्रेम प्रकाश, शिव मंदिर चावला कॉलोनी से। आज सावन का पहला सोमवार है। शांति स्वरूप शिवजी हैं और त्र्यंबकेश्वर स्वयं शिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में विद्यमान एवं महामृत्युंजय भी शिव हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के खोरी गांव में की जा रही तोड़फोड़ के विरोध में गांव के लोग फरीदाबाद से दिल्ली तुगलकाबाद के लिए जाने वाले रास्ते पर धरना देकर बैठ गए हैं और तोड़फोड़ रोके जाने की मांग की है। करीब 1 घंटे तक रास्ता जाम करने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को रास्ते से हटाया। लोगों का कहना है कि वो लोग गांव का तब तक हिस्सा हैं जब तक हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। दिखाई दे रही है जाम की स्थिति और भीड़ की तस्वीरें फरीदाबाद से दिल्ली के तुगलकाबाद जाने वाले रोड की है, जिसे खोरी गांव के लोगों ने जाम लगाकर अवरुद्ध कर दिया। लोगों का कहना है कि वो लोग खोरी गांव के उस समय के बाशिंदे हैं जो हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुआ था, यानी कि 1966 से पहले से ही खोरी गांव में रह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई फॉरेस्ट की ज़मीन पर निर्माण नहीं किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 जून के आदेश में फरीदाबाद के खोरी गांव की ज़मीन को वन क्षेत्र बताते हुए उस पर बने हुए सभी निर्माणों को अवैध घोषित कर दिया है और सभी निर्माणों को तोड़े जाने के आदेश भी दे दिए हैं और फरीदाबाद जिला प्रशासन अब उसी आदेश के तहत यहाँ तोड़फोड़ की कार्यवाही कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था खोरी गांव के आसपास जो वन विभाग की भूमि है वो खाली कराई जाए और नगर निगम ने वो भूमि खाली करा दी है
हमारी जो बस्ती है यह पुरानी है। यहाँ पे जो हमारा गांव है ये 1960 से बसा हुआ है। अच्छा, और ये सरकार से अब क्या मांग करते हो? जैसे कि आप बस सरकार से यही मांग करते हैं कि जो इतने दिन से हम यहाँ बसे हुए हैं हमें यहीं पे नियमित किया जाए। जो भी जमीन के पैसे हैं सरकार हमसे ले, हमें उसे पैसे देने के लिए तैयार है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जब ये पंजाब हुआ करता था उससे पहले का गाँव है हमारा ये। हाँ, ये पंजाब हुआ तो फिर भी ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है ये मांग? अब हम कई बार बोल चुके हैं कि भाई ये पंजाब हरियाणा नहीं बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना है और हम उससे पहले के हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमको पहले आश्वासन दिया गया था कि भाई पुरानी बस्ती को नहीं छेड़ा जाएगा और फिर दोबारा से इसको तोड़ने के लिए ये प्रशासन हमसे कह रहा है। और हम जान सकता हूँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह नाम है। अजी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे पिताजी और दादाजी आए जी। मैं तो यहाँ 1964 का मेरा जन्म है और जब से यहीं रह रहा हूँ। और आपको सरकार क्या बोलती आ रही है? सरकार जब तो कह रही खोरी काम है, ठीक है, पुराना काम है, ये आपको हटा नहीं जाएगा, सही है, सही रहते हो यहाँ, ये बात कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर एसएचओ साहब ने भी बोला है कि आपको पुराने गाँव को नहीं छेड़ा जाएगा। फिर अचानक से ये मारधाड़ क्यों कर रहे हैं? लड़कों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, हमारी जनता को मार रहे हैं, यहाँ पर लेडीजों को मारा जा रहा है, क्यों? पता नहीं। एसीपी भी कह रहा था, एसएचओ भी कह रहा था आपको नहीं छेड़ा जाएगा। प्रशासन यहाँ बैठा भी रहा, हम भी बैठ रहे हैं कि पुराना काम चुपचाप बैठ जाओ, आपको कोई चिंता नहीं है। डीसी विश्वास देता है और भी विश्वास दे रहे हैं, आपको काम को नहीं छोड़ जाएगा। और पास के गांव में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश में जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होता है तब उन शहीदों का भी जिक्र बड़े गर्व के साथ होता है जिन्होंने उस लड़ाई में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद सैनिकों में से एक गांव सोफ्ता के रहने वाले जाकिर हुसैन भी हैं, जिनकी शहादत के किस्से बड़े गर्व के साथ उनके गांव में सुनाए जाते हैं। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में सेना के 26 अधिकारी, 21 जेसीओ और 452 सैनिकों ने अपनी शहादत देकर भारत को विजय दिलाई थी। और युद्ध में 66 अधिकारियों, 60 जेसीओ और 1085 सैनिक घायल हुए थे। हम ऐसे वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पृथला के गांव सोफ्ता के रहने वाले शहीद जाकिर हुसैन के परिवार के लोगों ने बताया कि पूरे परिवार में केवल जाकिर हुसैन को ही फौज में जाने का शौक था। 1988 में जाकिर सेना में भर्ती हुए। जाकिर हुसैन लॉन्स नायक थे। उन्हें ग्रेनेडियर्स में शामिल किया गया। 3 जुलाई 1999 को जब कारगिल युद्ध में लड़ाई के लिए उन्हें भेजा गया, उस समय शाम हो चुकी थी। 22 फौजियों की टीम पहाड़ी पर जब दुश्मनों से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी तो फायरिंग शुरू हो गई और उस दौरान जाकिर हुसैन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पाकिस्तानी सिपाही की आंख में गोली मार दी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पलवल जिला लघु सचिवालय में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंकिता ने की और जबकि उपमंडल अधिकारी वैशाली विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। जिला लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। खून की कमी को ध्यान में रखते हुए और आज क्योंकि कारगिल दिवस है 26 जुलाई, इस विशेष मौके पे रेड क्रॉस ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है, उसका आयोजन किया है हमारे लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरीट पलवल में। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी, ये निवेदन रहेगा सभी स्वस्थ वयस्कों से कि वे आकर ज़रूर रक्तदान करें। हमें नहीं पता कल किसके घर में इस तरह की कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़े और पलवल के ब्लड बैंक में ना हो। इस तरह की हम स्थिति को किसी तरह से रोकने के लिए और ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसीलिए ये विशेष तौर पर सोसाइटी ने आज कारगिल शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसका जो उद्घाटन मैडम वैशाली जी IAS उपमंडल अधिकारी नागरिक पलवल ने किया है। और इस शिविर के अंदर हमारे जो प्रशासन के और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सभी अपना जो युवा साथी हैं उनसे अपील है कि वो इस रक्तदान शिविर में अपना सहयोग करें ताकि हमारे जो शहीद हैं कारगिल के उन सभी को एक सच्ची श्रद्धांजलि
बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि कानपुर देहात के मंगलपुर थाने में एक मामला सामने आया है, जहां थाने में तैनात महिला कांस्टेबल अपने थाने से 400 मीटर की दूरी पर किराए के रूम में अपनी मां के साथ रहती थी, जो कि महिला कांस्टेबल के साथ ही रहती थी। और किसी कारण बस महिला कांस्टेबल बलियान ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। फांसी लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं साथ में रह रही महिला कांस्टेबल व मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के साथ कानपुर देहात एसपी केशव कुमार चौधरी ने मृतक महिला कांस्टेबल साक्षी बलियान के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करते हुए साथ ही महिला कांस्टेबल व मकान मालिक से इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। वहीं पुलिस इस महिला पुलिस साक्षी बलियान द्वारा लगाई गई फांसी को लेकर हर बिंदु पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, मंगलपुर कस्बा में घटना हुई है। महिला कांस्टेबल थाना मंगलपुर में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा रात में आत्महत्या कर ली गई है और आत्महत्या के कारणों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी कारण आएंगे उसी हिसाब से आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। सर, सुसाइड नोट वगैरह बरामद किया गया? अभी सर्च किया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। परिजनों को जानकारी होगी? परिजनों को सूचित। चलिए खबरों में बात करेंगे अब देश और दुनिया की। सावन की पहली सोमवारी को भगवान भोले के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का भव्य भस्म आरती की गई और इस दौरान भक्तों की मौजूदगी नहीं थी। कोरोना की वजह से भक्त भस्म आरती ऑनलाइन देख सकते हैं। वहीं महाकाल इस बार भी भक्तों को पाबंदी के साथ ही दर्शन देंगे। भगवान भोले का श्रृंगार किया गया, उसके बाद भस्म आरती की गई और 25 जुलाई को भी मंदिर में भक्तों के बिना ही महाकाल की पूजा हुई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस बार भी भक्त दूर से महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराना होगा और इस बार कांवड़ यात्रा पर भी एमपी में प्रतिबंध है। आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव का विशेष पूजन संपन्न करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें कि सोमवार की पूजा से न केवल शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि भक्त के सारे कष्टों का भी अंत होता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश में 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय ने दिल्ली में स्थित नेशनल बॉर्डर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर CDS जनरल विपिन रावत ने लद्दाख में बने हुए युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध के शहीदों को याद किया और कहा कि उनकी बहादुरी हर दिन देशवासियों को प्रेरित करती है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम उनके बलिदानों को याद करते हैं, हम उनकी बहादुरी को याद करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उनकी बहादुरी हमें हर प्रेरणा देती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध के सभी वीर सेनानियों का स्मरण करता हूं। आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया। देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अधिकतर राज्यों ने स्कूल खोलने पर फैसलों में तेजी दिखाई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़, बिहार समेत कुछ राज्यों में पहले से ही कक्षाओं के स्कूल खोले जा चुके हैं और 26 जुलाई को पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के स्कूल भी खुल गए हैं। कई राज्यों ने स्कूल नहीं खोले हैं मगर एग्जाम कराने की अनुमति दे दी है। गोवा ने भी यही किया है। अगले हफ्ते से छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्य में भी स्टूडेंट को स्कूल जाने की इजाज़त होगी। सोमवार को जब लंबे वक्त के बाद स्कूल खुले तो स्टूडेंट काफ़ी खुश नजर आए। इतने लंबे समय के बाद दोस्तों से मुलाकात जो हो रही थी।
स्कूल प्रबंधन से कहा गया है कि वे कैंपस में कोविड से जुड़ी सभी गाइडलाइन का पालन जरूर कराएं। पंजाब सरकार ने 10वीं 12वीं के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। अमृतसर के मॉडल रोड स्थित सरकारी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से स्टूडेंट को बुला रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की और। महिला किसान जंतर मंतर पर मोर्चा संभाले हुए है। कृषि कानून के विरोध में तमाम मुद्दों पर बहस का दौर जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन पर 8 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान बराबर की साझेदार रही महिला जंतर मंतर पर किसान संसद का संचालन करेंगी। महिलाएं इस दौरान मौजूदा भारतीय कृषि व्यवस्था और आंदोलन में अपनी भूमिका के साथ कृषि कानूनों के तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखेंगी। इसके तहत 200 महिला किसान सिंधु बॉर्डर में से बसों में भरकर रवाना हुई और किसान संसद में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से महिला किसान मोर्चे पर पहुंची। किसान संसद के 3 सत्र के दौरान महिलाएं कृषि कानून खासकर मंडी एक्ट पर अपने विचार रखेंगी। इससे उन्हें सभी पहलुओं पर चर्चा होगी ताकि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा सके। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।